हेलो साथियों, मेरे YouTube चैनल फिजिक्स बाय बलदेव सर में आपका स्वागत है। आज हम भौतिक विज्ञान के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेकर के आए हैं। इसमें सभी प्रतियोगिताओं से संबंधित क्वेश्चन दिए गए हैं, यानी कि जिन प्रतियोगी परीक्षाओं में भौतिक विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन आते हैं उन सभी का कलेक्शन यहाँ पर है। इस वीडियो में से आपके प्रत्येक एग्जाम में 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन का पोर्शन आपको मिल जाएगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और आपका कमेंट जरूर कीजिएगा। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए अपने वीडियो का स्टार्ट करते हैं और इसको अंत तक देखिएगा, पूरा देखिएगा, स्किप करके नहीं देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है अपने पास, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण किस प्रकार से होता है। फर्स्ट ऑप्शन है अपने पास नाभिकीय विखंडन द्वारा, सेकंड ऑप्शन है नाभिकीय संलयन द्वारा, तीसरा ऑप्शन है ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं द्वारा और चौथा ऑप्शन है अवकरण अभिक्रियाओं द्वारा। ऑक्सीकरण या अपचयन होगा यहाँ पे, ठीक है जी। तो इसमें से जो अपना राइट आंसर हो जाएगा, सूर्य से अपने को लगातार ऊष्मा मिलती है और लगातार अपने पास ऊष्मा नाभिकीय संलयन से मिलती है, यानी कि सूर्य पे लगातार संलयन अभिक्रियाएं होती है जिनके कारण आपको बहुत मात्रा में ऊष्मा मिलती है और लगातार अपने को मिलती रहती है। तो जो अपने पास अनंत ऊर्जा का स्रोत माना जाता है सूर्य, उसमें क्या होता है, नाभिकीय संलयन अभिक्रियाएं होती है। इसी सीरीज में दूसरा क्वेश्चन देखिए, वैज्ञानिक जो अपने पास थे सीवी रमन को भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार कौन से सन में प्राप्त हुआ था। 28 में, 1928 में, 1930 में, 1932 में और 1950 में। तो इसका राइट आंसर होगा 1930 में। सीवी रमन जो अपने पास भारत के वैज्ञानिक हुए हैं, उनका जो नोबेल पुरस्कार है फिजिक्स का कब मिला था, 1930 में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा इसी के अंदर, वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है। आपको बताना है वायु जब अपने पास वायु के अंदर जब ध्वनि गति करती है, वॉल्यूम आपकी आवाज, उसका वेग कितना होता है। तो उसका वेग अपने पास 10 किलोमीटर प्रति सेकंड, 10 मील प्रति सेकंड, 330 मीटर प्रति सेकंड और अपने पास 3 इंटू 10 की पावर 10 मीटर प्रति सेकंड। और यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड भी दे सकता है, लेकिन अपने को ध्यान रखना है 3 इंटू 10 की पावर 8 प्रकाश का वेग होता है, जबकि ध्वनि का वेग होता है 330 मीटर प्रति सेकंड, 332 मीटर प्रति सेकंड। जो भी आपको ऑप्शन में दिया होता है उस हिसाब से अपना आंसर सही रहता है। तो यहाँ पर अपने ऑप्शन दे रखा है 330 मीटर प्रति सेकंड। दो इसी सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, 10 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली खर्च कितना होगा। आपको ये बताना है, 10 वाट का बिजली का बल्ब है, 10 घंटे तक जलता है। जब अपने इसमें यूनिट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो यूनिट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, यूनिट इज इक्वल टू, वैसे तो होता है इसका फॉर्मूला किलो वाट घंटा, किलो वाट घंटा। अब अपने को देखिए वाट कितना दिया गया है, 100 वाट है। इसको किलो बनाने के लिए क्या करते हैं, 10 की पावर 3 से भाग देते हैं। ये क्या बन गया, किलो वाट। इंटू घंटा अपने को दे रखा है कितना, 10। इंटू घंटा कितना दे रखा है, 10। तो अपने पास इसका आंसर कितना हो जाएगा, ये ऊपर भी 1000 बन गया, नीचे भी 1000 बन गया, कितना बन गया, 1 यूनिट। जो घरों में अपनी बिजली का बिल आता है वो यूनिट के हिसाब से आता है, उसको अपने लिख सकते हैं KWH, किलो वाट घंटा। तो यहाँ पर अपना जो राइट आंसर होगा 1 यूनिट हो जाएगा, यानी कि हिंदी में बोलते हैं 1 इकाई। कितना हो जाएगा, 1 इकाई। इसी सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी ऐनक के लेंस की पावर +2 डायप्टर है, यानी कि लेंस की क्षमता दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है, +2 डायप्टर, तो उसकी फोकस दूरी होगी। तो अपने पास देखिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है। फोकस दूरी और अपने पास जो फॉर्मूला होता है वक्रता त्रिज्या यानी कि फोकस दूरी के मध्य
P इज इक्वल टू 1/f, P इज इक्वल टू 1/f। आपको f की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, f इज इक्वल टू हो जाएगा 1/p, और p की वैल्यू आपको दे रखी है 2 डायप्टर, तो आंसर आ जाएगा 1/2। और ये जो फोकस दूरी आती है वो आती है मीटर में, तो 1/2 मीटर का आपके पास ऑप्शन में देखिए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। पहला 200 सेंटीमीटर, दूसरा 100, तीसरा 50, 50 सेंटीमीटर मतलब आधा मीटर, तो ये अपने पास 0.5 मीटर का राइट आंसर हो जाएगा जो अपने क्वेश्चन के हिसाब से। नेक्स्ट अपने पास थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, समुद्र का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। अपने नॉर्मली अगर पानी को देखते हैं तो पानी का रंग, जो खुला पानी होता है उसका रंग नीला दिखाई देता है। अधिक गहराई के कारण, आकाश के परावर्तन के कारण, जल के नीले रंग के कारण, और जल की ऊपरी सतह। तो इसमें जो आपके पास राइट आंसर होगा वो आकाश के परावर्तन के कारण, यानी कि अपने को पानी के अंदर क्या होता है, आकाश का प्रतिबिंब दिखाई देता है, और आकाश का प्रतिबिंब दिखाई देने के कारण अपने को पानी क्या दिखता है, नीले रंग का प्रतीत होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आकाश के परावर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है। देखिए अपने पास जिस दिन हवा चलती है उस दिन अपने पास जो कोहरा होता है, धुंध होता है, उसके अंदर अपने पास बहुत कम होता है, और अपने पास ओस होता है, जो रात्रि को ओस बनती है वो भी अपने पास क्या होता है, बहुत कम मात्रा में बनती है। उसका कारण देखिए, वाष्पीकरण की दर तेज होती है, हवा में नमी कम होती है, तापमान ऊंचा रहता है, आकाश साफ नहीं होता। तो इसका कारण है कि हवा चलेगी तो उसके अंदर पानी का क्या हो जाएगा, वाष्पीकरण हो जाएगा। तो राइट आंसर है, वाष्पीकरण की दर क्या होती है, तेज होती जाती है, इसलिए वो अपने पास ओस की बूंद नहीं बन पाती, डायरेक्ट वो क्या हो जाता है, मतलब ओस उड़ जाती है हवा में। हवा के साथ हवा चलने पर वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी तत्व उत्सर्जित करते हैं। रेडियोधर्मी तत्व क्या चीजें उत्सर्जित करते हैं, ऑप्शन में है अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण, या ये सभी। तो जो रेडियो एक्टिव तत्व हो गए तो वो तो इन सभी को अपने पास सभी कणों को क्या करेंगे, उत्सर्जित करेंगे। तो राइट आंसर अपने पास कौन सा हो जाएगा, ये सभी है जो अपने पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गैर पारंपरिक स्रोत का सबसे बड़ा भंडार है। आपको गैर पारंपरिक स्रोत का सबसे बड़ा भंडार बताना है, तो वो कौन सा हो जाएगा, सौर ऊर्जा। वो कौन सा हो जाएगा, सौर ऊर्जा, जो अनलिमिटेड आपको मिलती रहती है। तो ये अपने पास है। ज्यादा इसमें समय नहीं लेते हुए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है। बिजली की खपत का जो बिल होता है किसके मापन पर आधारित होता है, ये आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास वोट, सेकंड है वोल्टेज, थर्ड है ओम, और तीसरा है एम्पियर। वाट किसका मात्रक होता है, शक्ति का, ये अपने पास पावर होती है, शक्ति। वोल्टेज अपने पास विभवांतर, ओम रेजिस्टेंस, एम्पियर करंट। तो इनमें से जो बिजली का बिल आता है वो बिजली का बिल अपने पास क्या होता है, KWH, किलो वाट घंटा में आता है। तो यानी कि वो किस पे निर्भर करता है, किलो वाट घंटा। बिजली का बिल आती है 1 यूनिट, और 1 यूनिट का मतलब होता है 1 किलो वाट घंटा, 1 किलो वाट घंटा। तो ये अपने पास राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ओनली फर्स्ट। बाकी अपने पास किसी पे निर्भर नहीं करता। हाँ, शक्ति अपने पास जरूर वोल्टेज और करंट पे निर्भर करती है, या रेजिस्टेंस पे भी निर्भर करती है, लेकिन यहाँ पर आपके पास पूछा गया है बिल, तो बिल किस पे निर्भर करेगा, शक्ति पे, वाट पे। आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट अपने पास है, डेनमो क्या काम करता है। विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलता है, या यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, या अपने पास विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, या यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। डायनमो क्या होता है कि अपने पास इस तरीके से एक मोटर की तरह ही होता है डायनमो। इसके आगे अगर अपने पास किसी भी तरीके से इसकी सॉकेट को घुमाया जाता है, इसकी सॉकेट को घुमाने में जो कोई भी यांत्रिक कार्य किया जाता है, तो वो अपने पास क्या करता है, अपने को विद्युत देता है। नॉर्मली मोटर में क्या होता है कि अगर यहाँ से करंट सप्लाई किया जाए
तो ये टरबाइन घूमती है, यानी कि इसका पंखा घूमता है, इसके साथ कुछ भी जोड़ दिया जाए तो ये अपने पास विद्युत मोटर की तरह व्यवहार करेगा, वो यांत्रिक कार्य करेगा। इसका उल्टा होता है डायनमो। डायनमो क्या करता है, यदि उसके ऊपर यांत्रिक कार्य किया जाए तो वो अपने को क्या देता है, विद्युत ऊर्जा देता है। तो इसका अंदर अपने पास राइट आंसर देखिए कौन सा हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ये अपना राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। एक माइक्रोन बराबर होता है, एक माइक्रोन किसके बराबर होता है, माइक्रोन का मतलब म्यू से जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसको अपने इस तरीके से लिखते हैं म्यू से। म्यू का मतलब होता है 10⁻⁻⁶। म्यू का मतलब कितना होता है, 10⁻⁻⁶। तो यहाँ पर 10⁻⁻, माइक्रोमीटर, तो 10⁻⁻⁶ मीटर वाला कौन सा ऑप्शन है अपने पास, देखिए 1/10। तो 1/10 साथ में क्या है मिली, तो 10⁻³ और 1 में ये तो बनेगा 10⁻⁴। नेक्स्ट ये 2 है और ये मिली 10⁻³ होता है, तो ये कितना बनेगा 10⁻⁵। ये अपने पास 10⁻³ है, मिली 10⁻³ कितना हो गया 10⁻⁶। ये अपने पास 2 2 4 और 3 7, ये अपने पास हो जाएगा 10⁻⁷। तो अपने पास राइट आंसर का पता लग गया होगा, कौन सा होगा, सी। एक माइक्रोन का मतलब होता है 1/1000 मिलीमीटर, 1/1000 मिलीमीटर। वैसे माइक्रोन का मतलब होता है 10⁻⁶। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतिचालक का लक्षण है, यानी कि जैसे अपने पास होता है, एक होता है कंडक्टर, एक होता है सेमीकंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर। तो आपसे पूछा गया है जो कंडक्टर होते हैं उनकी अपने पास अति चालकता, यानी कि वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, अति चालकता प्रदर्शित करने लग जाते हैं, तो वो कौन से गुण के ऊपर निर्भर करता है। फर्स्ट है उच्च पारगम्यता, धातुओं में होती है। निम्न पारगम्यता, ये कुछ का जो अपने पास अर्धचालक या कुचालक होते हैं उनमें होती है। शून्य पारगम्यता, ये भी कुचालकों में होंगी। अब अपने पास आते हैं अनंत पारगम्यता, ये भी चालकों में होती है। तो जो अति चालक होगी उसकी पारगम्यता अधिक होगी और वो क्या हो जाएगा, अनंत पारगम्यता वाला ऑप्शन शो करेगा। तो ये अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अनंत पारगम्यता। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। वर्षा की बूंद गोलाकार आकृति होने का कारण है, वर्षा की बूंद गोलाकार आकृति होने का कारण है। निम्नलिखित में से किसके कारण वर्षा की बूंद होती है वो गोलाकार होती है। फर्स्ट ऑप्शन, द्रव का घनत्व, कि द्रव का घनत्व ज्यादा है तो बूंद गोलाकार होगी, नहीं, क्योंकि द्रव के घनत्व ज्यादा होने के कारण उस पर बल ज्यादा लगेगा। पृष्ठ तनाव के कारण, वायुमंडलीय दाब के कारण, गुरुत्व के कारण। तो इसका राइट आंसर होगा पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव होता क्या है कि अपने पास जो भी द्रव की सतह होती है उसके ऊपर अंदर की ओर एक एक्स्ट्रा बल लगता है जो उसके सतह पर होते हैं उन कणों के ऊपर, उस पृष्ठ पर स्थित जो अन्य कणों के द्वारा उन पर बल लगाया जाता है, उसके कारण एक तनाव उत्पन्न हो जाता है जिसको अपने बोलते हैं पृष्ठ तनाव। टी से रिप्रेजेंट करते हैं, टी का फॉर्मूला होता है T = F/L, प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल को पृष्ठ तनाव कहते हैं। ये इसका फॉर्मूला बन गया और इसकी आकृति गोल होने का कारण भी क्या होगा, पृष्ठ तनाव होगा। नेक्स्ट देखिए, इस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है। रेडियम प्राप्त करने के लिए अपने पास यहाँ पर जो इसका सीधा राइट आंसर अपने को ध्यान रखना है वो क्या होगा, खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है वो होता है पिंच ब्लेड। ज्यादा अपने को इस पे, और कोई चूना पत्थर होता है उससे चूना, और हेमेटाइट से लोहा। ये अपने पास जो उसका राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, पिंच ब्लेड। परमाणु बम जो का सिद्धांत है वो आधारित है। परमाणु बम कौन से सिद्धांत पे आधारित है, नाभिकीय संलयन पे, नाभिकीय विखंडन पे, उपयुक्त दोनों पे, उपयुक्त में से कोई नहीं। जो परमाणु जैसे सूर्य के अंदर होता है, सूर्य के अंदर तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। अपने को 2 क्वेश्चन बहुत ज्यादा ध्यान रखने हैं। सूर्य के अंदर नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है और परमाणु बम में नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया होती है। ये 2 अपने को सीधे डायरेक्ट आंसर उनके ध्यान में रखने हैं अपने को, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन का उदाहरण होगा परमाणु बम और नाभिकीय संलयन का उदाहरण होगा सौर ऊर्जा।
परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक है, यानी कि भारतीय कार्यक्रम परमाणु ऊर्जा से संबंधित भारतीय कार्यक्रम के जनक कौन है? एस एस बोस, एच जे भाभा और एस चंद्रशेखर और एस एस भटनागर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा होमी जहांगीर भाभा, एच जे भाभा। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा इसके हैं, वो जनक हो जाएगी, भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक। नेक्स्ट अपने पास अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय किसको जाता है? एस एस भटनागर को, विक्रम साराभाई को, रिचर्ड अर्नस्ट को और सीवी रमन को। तो इसका राइट आंसर होगा विक्रम साराभाई को, डॉक्टर विक्रम साराभाई। ये ध्यान रखना है अपने पास, ये अंतरिक्ष अनुसंधान और विकास का जो श्रेय है वो किसको जाता है? विक्रम साराभाई को जाता है। पिछला क्वेश्चन अपनों ने अभी किया था, वो क्या था? भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक कौन है? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। तो इन दोनों क्वेश्चनों को आप अपने को याद करना है, आराम से इसको ध्यान में रखना। नेक्स्ट अपने पास अल्बर्ट आइंस्टीन इसके लिए प्रसिद्ध थे? हाइड्रोजन की परमाणुिक संरचना की व्याख्या के लिए, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए, प्रथम नाभिकीय रिएक्टर के लिए और अपने पास न्यूट्रॉनों के अस्तित्व की भविष्यवाणी करने के लिए। तो जो अपने पास अल्बर्ट आइंस्टीन था, उन्होंने अपने पास किया था द्रव्यमान और ऊर्जा में संबंध दिया था, इस कारण वो बहुत प्रसिद्ध हुए थे। तो इसको बोला जाता है, और वो तो संबंध था E=mc²। और यहाँ पर उन्होंने एक चीज और दी थी, प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी कि किसी भी धातु से जब अपने पास उस पर लाइट गिराई जाती है तो वहां से इलेक्ट्रॉन इमिट आते हैं, इस प्रभाव को बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव। और इस प्रभाव के लिए आइंस्टीन को अपने पास बहुत ज्यादा प्रसिद्धि मिली थी इस खोज के लिए। नेक्स्ट अपने पास आता है वैज्ञानिक यान पावलोव किस क्षेत्र में कार्यों के लिए जाने जाते हैं? वैसे तो वो अपने पास मूल रूप से तो वो चिकित्सक थे, अपने पास पशु चिकित्सक, लेकिन जो उनके अंदर यहाँ पर जो उनको प्रसिद्धि मिली है यान पावलोव को, वो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो अपने पास प्रायोगिक मनोविज्ञान से संबंधित है, उन्होंने कुत्ते के ऊपर लार वाला परीक्षण किया था, तो इसके कारण इनको बहुत प्रसिद्धि मिली थी। तो इसलिए अपने इनको प्रायोगिक मनोविज्ञान के रूप में, महत्वपूर्ण कार्यों के रूप में, कार्यों के लिए इनको जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रायोगिक मनोविज्ञान। नेक्स्ट अपने पास देखिए विद्युत धारा की इकाई होती है। आपको नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बहुत सी बार इन छोटे छोटे क्वेश्चनों में अपनी गलतियां करते हैं। यहाँ पर विद्युत धारा की इकाई है कूलाम, वोल्ट, वोट, एम्पियर, इनमें से कोई नहीं। तो अब अपने इन सभी को अपने एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहला है कूलाम। कूलाम किसकी इकाई है? कूलाम होता है आवेश। वोल्ट, वोल्ट होता है विभवांतर की। वॉट, वाट होती है शक्ति का, पावर का। थर्ड एम्पियर होता है अपने पास करंट का, आई से लिखते हैं इसको। अपने क्वेश्चन ये पूछा था विद्युत धारा की इकाई है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एम्पियर। अपने इनके साथ सभी को देखते हुए चलते हैं कि कौन सी जो मात्रक है उससे संबंधित इकाई कौन सी है।